इस डिज़ाइन का एक रीज़न है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें खो जाएंगे। वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी कि वाई दिस डिज़ाइन। आपने YouTube वीडियो को लाइक किया कि डिसलाइक किया, ये सिस्टम को कैसे पता? Hi, myself Saurav Goyal. I am working professional. Welcome to System Simplify. In this channel, we are trying to understand systems with the help of common system design problems. Today, we are starting Series 2. अगर आपको याद होगा, हमने सीरीज 1 में एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि कोई भी यूज़र अगर अपने ब्राउज़र में YouTube वीडियो प्ले करता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट दैट टाइम। और उस चीज़ को समझने के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम उस क्लिक की जर्नी माउस से लेकर YouTube सर्वर तक लेके जाएंगे। और हमने अपनी जर्नी माउस से लेकर लैपटॉप तक कवर कर ली थी। उस जर्नी के दौरान हमने कई चीज़ें सीखी, जैसे कि हमारे सिस्टम में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका कंट्रोल उस सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने सीखा कि वो जो कंट्रोल है वो एक जगह नहीं, मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल लेयर पे रिक्वायर्ड है। और जब हमने समझा तो हमने समझा कि हमारे सिस्टम में वो जो डेटा है वो या तो पुश होके आ रहा है या हम उसे पुल कर रहे हैं। अगर हम पुश करते हैं तो वो रिस्की है, अगर हम पुल करते हैं तो वो डिले ऐड करता है। हमने ये भी समझा कि हम अपने सिस्टम में पुश डेटा को अवॉइड नहीं कर सकते। सो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी हमने कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म ऐड किए टू मेंटेन कि हमारा सिस्टम पुश डेटा को एक्सेप्ट भी करे और सिस्टम स्टेबल भी रहे। फिर हमने और चीज़ें डिस्कस करी, जैसे जब हम किसी फास्ट और रिस्पॉन्सिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम उसमें क्विक रिस्पॉन्स लेटेंसी की बात करते हैं, हम उसमें सिस्टम कैपेसिटी थ्रूपुट की बात करते हैं। हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी एक चीज़ को ऑप्टिमाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी दूसरी चीज़ इम्पैक्ट करेगी। हमने कुछ रियल सिस्टम्स के भी एग्जाम्पल लिए, व्हाट्सएप, उबर, गूगल सर्च और भी बहुत कुछ। और हमें ये समझ में आया कि जितने भी सिस्टम हमारे आसपास हैं उनका जो कोर डिज़ाइन है वो या तो लेटेंसी की तरफ या फिर थ्रूपुट की तरफ लीन्ड है। अब जब हमने अपना ये सीरीज कंक्लूड करी तो हमने किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना सीखा, हमारा एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, प्लस हमारी और आपकी एक सिस्टम डिजाइन के रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब इन सीरीज 2 में हम अपनी सेम अप्रोच, सेम पर्सपेक्टिव, सेम अंडरस्टैंडिंग से सेम प्रॉब्लम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दूसरे एंगल से ये प्रॉब्लम को हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सेम प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि जब यूजर ने माउस पे क्लिक किया तो क्या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उस क्लिक के थ्रू माउस से लैपटॉप पे पहुंची? क्या उस क्लिक में कहीं ना कहीं ये लिखा था कि प्ले वीडियो? अगर ऐसा होता तो उस लैपटॉप में जितनी भी एप्लीकेशन है
उनमें प्ले ही वीडियो पहुंच रहा होता, बट एक एडिटर है उसमें प्ले वीडियो जैसा कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्ले वीडियो तो नहीं पहुंच रहा था, तो फिर क्या पहुंच रहा था? आइए समझते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो माउस है वो एक मिनी कंप्यूटर है और उसमें पावर सप्लाई है, मेमोरी है, माइक्रो कंट्रोलर है, फर्मवेयर है, माउस बटन है, सेंसर्स हैं। तो जब यूज़र ने माउस का बटन प्रेस किया, बेसिकली एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ। उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, उस वोल्टेज सिग्नल को माउस के अंदर रखे माइक्रो कंट्रोलर ने डिटेक्ट किया। माउस के अंदर के फर्मवेयर ने उस सिग्नल को एक डेटा पैकेट में कन्वर्ट किया। उस डेटा पैकेट में क्या है? सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन। नोबडी नोज एक्सेप्ट माउस कि उनकी मीनिंग क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था यूएसबी होस्ट कंट्रोलर माउस से पूछता है डू यू हैव एनी डेटा, माउस यस कह के कहता है, यूएसबी उस मेमोरी को उठा के डीएमए के थ्रू रैम में रख देता है। अब रैम में कॉपी करने के बाद वो सीपीयू को इंटरप्ट करता है कि यू हैव समथिंग माउस इवेंट, प्लीज हैंडल इट। अब अगर आप यहां देखें तो हमारे जब सीपीयू की रैम में जो डेटा पहुंचा वो भी एक रॉ फॉर्म में पहुंचा, उसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू प्लेइंग यूट्यूब वीडियो। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ एग्जैक्टली पता चलता है हमारे सिस्टम को कि हमें यूट्यूब वीडियो प्ले करना है। अब जब सीपीयू के पास ये इंटरप्ट पहुंचा, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था लैपटॉप का, उसने उसे इमीडिएटली हैंडल किया और उसने उस रॉ इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। मतलब उसने उन सेट ऑफ बिट्स को एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कि ये लेफ्ट माउस बटन प्रेस हुआ है कि राइट माउस बटन प्रेस हुआ है और माउस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, माउस की पिछली पोजीशन से नई पोजीशन में कितना डिफरेंस है। तो बेसिकली उसने उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाया कि ये माउस का जो क्लिक है वो एक्स एंड वाई किस कोऑर्डिनेट, स्क्रीन की किस कोऑर्डिनेट पे हुआ है, और उसने उसको उस फॉर्म में बदला जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर कंपोनेंट समझते हैं। बेसिकली उसने उसको एक इवेंट के रूप में बदला। अब क्या होता है, वो ओएस विंडोज सिस्टम अपने एक सर्विस को बोलता है कि चेक करो कि यूजर की स्क्रीन में कौन सी ऐसी विंडो है, यूजर किस विंडो पे काम कर रहा है, क्रोम पे काम कर रहा है, एडिटर पे काम कर रहा है, किसी म्यूजिक ऐप पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है। क्योंकि हमारा यूजर की सबसे एक्टिव विंडो एक ब्राउजर था, तो विंडो सिस्टम को पता है कि एक्टिव विंडो इज ब्राउजर। वो विंडो सिस्टम उस ब्राउजर की क्यू में वो इवेंट भेज देता है। अब हमारा ऐप, हमारा ब्राउजर के पास जब ये इवेंट आया, अभी भी विंडोज सिस्टम ने उसको इवेंट तो भेजा, बट उसको ये नहीं पता कि इस इवेंट का क्या करना है। एप्लीकेशन के पास वो नॉलेज है कि मेरे उस पर्टिकुलर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे क्या यूट्यूब बटन का प्ले बटन है, या लाइक बटन है, या कोई हिस्ट्री देखने का बटन है। तो बेसिकली माउस क्लिक इवेंट एज ए इवेंट माउस से होता हुआ ब्राउजर ऐप तक एज ए सिंगल इवेंट गया, बट जो हमारी ऐप है उसने डिसाइड किया कि मुझे उस इवेंट का क्या करना है, एंड बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इट डिसाइड कि मुझे यूट्यूब वीडियो प्ले करना है, एंड आफ्टर दैट इट विल सेंड यूट्यूब प्ले रिक्वेस्ट टू द इंटरनेट। अब आप यहां देखेंगे
कि ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी यहाँ पर? ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो रॉ फॉर्म ऑफ बिट्स आई हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ, जिसको समझ सके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के सब कंपोनेंट, उस फॉर्म में बदलना, प्लस सही ऐप को वो इवेंट भेजना। और हमारी ऐप का क्या काम है? हमारी ऐप का काम है उस इवेंट को समझना और उसको एक बिहेवियर में कन्वर्ट करना, लाइक प्ले वीडियो। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे सिस्टम में इस टाइप के इवेंट्स कहाँ से आ सकते हैं। एक तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर यूज़र इनपुट इज़ वन फॉर्म जहाँ से हमें इवेंट आ सकते हैं। हमारे सिस्टम में कई सारे टाइमर्स चलते हैं। जब वो टाइमर अप हो जाता है, जस्ट लाइक अलार्म क्लॉक, तो वैसे हमारे सिस्टम को पता चलता है, यस इवेंट जनरेट होता है। हमारे सिस्टम में कई बैकग्राउंड ऐप्स चलती हैं, बैकग्राउंड जॉब चल रही होती है। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, दे विल इन्फॉर्म थ्रू इवेंट्स। कुछ सब कंपोनेंट्स होते हैं, वे आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं विद फॉर्म ऑफ इवेंट्स। अब तक हमें समझ में आया कि हमारे सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ इवेंट्स। अब एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि व्हाई दिस डिजाइन, ये डिजाइन ऐसा क्यों बनाया गया? क्यों हमने एक रॉ बिट को पहले स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बदला, फिर हमने इवेंट में बदला, फिर हमने एप्स को दिया, एप्स ने फिर बिहेवियर चेंज किया? क्यों ना हम डायरेक्ट रॉ इन्फॉर्मेशन एप्स तक पहुंचा दें? ये तो हम अब कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटी सेव कर लेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इस डिजाइन का एक रीजन है। हमने अपने लॉजिकल सब सिस्टम को डीकपल कर दिया। जब माउस ने अपना माउस क्लिक इवेंट भेजा, उसको नहीं पता था ये इवेंट यूट्यूब तक जाएगा, ये इवेंट एडिटर तक जाएगा, ये म्यूजिक ऐप तक जाएगा। माउस का काम केवल था कि जब यूजर ने माउस बटन प्रेस किया, उसने वो इवेंट लैपटॉप तक भेज दिया। सीपीयू का क्या काम था? उसने माउस इवेंट जब आया, उसने उसको रीड करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म करके ओएस को भेज दिया। ओएस ने डिटरमाइन किया कि ये पर्टिकुलर ऐप, ये पर्टिकुलर इवेंट मुझे किस ऐप को भेजना है, कौन सी हमारी एक्टिव ऐप है। तो अगर आप देखेंगे कि हर एक जने ने अपना इवेंट भेजने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, एंड वी आर समवेयर फॉर्मिंग अवर सिस्टम डीकपल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। इससे फायदा क्या हुआ? अगर YouTube वीडियो के पास एक रॉ इंफॉर्मेशन माउस की आती, तो कोई अगर सपोज नया माउस आता, तो या तो YouTube वीडियो को अपनी उस माउस की फंक्शनैलिटी या उस माउस को सपोर्ट करने के लिए YouTube को भी बदलना पड़ता। तो कहीं ना कहीं YouTube एप्लीकेशन ने लैपटॉप से, माउस से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। उसने अपनी डिपेंडेंसी हटा दी। और जब हमारी कई चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है, तो हमारे सिस्टम का ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा होता है, सिस्टम का इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर किसी भी कंपोनेंट की डिपेंडेंसी कम है तो वो सिस्टम उतना ही स्टेबल है। तो इस डिज़ाइन से वायर डीकपलिंग, हमने अपने सिस्टम को स्केलेबल भी बनाया और सेव भी बनाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल हुआ। फ्लेक्सिबल कैसे हुआ? अगर सपोज एक टाइम YouTube वीडियो में
यूज़र प्ले वीडियो करता है एंड सेकेंड टाइम वो उस वीडियो को लाइक करता है। तो आप इस जर्नी को दोबारा देखेंगे तो माउस के पार्ट में, सीपीयू के पार्ट में, ओएस के पार्ट में, विंडोज सिस्टम के पार्ट में कोई भी चेंज नहीं है। द सेम इवेंट ट्रेवल एग्जैक्टली लाइक सेम अप टिल एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन नो कि यूजर ने बिकॉज ऑफ दैट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लिक कि यूजर ने प्ले वीडियो पे क्लिक किया है कि यूडियो ने लाइक बटन पे क्लिक किया है। तो आप देख रहे हैं हमें प्ले बटन और लाइक बटन के लिए अलग अलग इवेंट्स की जरूरत नहीं है। सेम इवेंट्स इज फ्लोइंग इनटू द सिस्टम फॉर टू डिफरेंट पर्पस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा जितने भी सब कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, दे कैन इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। अब उनके जितने भी लॉजिक हैं, यूट्यूब वीडियो को कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, लेट्स से यूट्यूब आज की डेट में प्ले वीडियो सपोर्ट करता है, फिर उसने लाइक बटन ऐड किया एंड लेट्स से फिर उसने एक हिस्ट्री की फंक्शनैलिटी ऐड करी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूट्यूब के इस फीचर के एडिशन का इम्पैक्ट न ओएस पे पड़ेगा, न लैपटॉप पे पड़ेगा, न माउस पे पड़ेगा। तो आपने देखा जब हम एक कॉम्प्लेक्स स्केलेबल सिस्टम की बात करते हैं तो हमें हर एक एंगल से इस चीज़ को देखना है कि हम कितनी मिनिमम एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रख सकें, कैसे हम सिस्टम को डीकपल बना सकें, कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर कर सकें और कैसे हम इस सिस्टम को इन्हेंस कर सकें इंडिपेंडेंटली। अब आप देखेंगे तो हमारे माउस की जर्नी लैपटॉप, ओएस से लेकर ऐप तक पहुंच गई है। अब यहां से हमारे उस क्लिक की जर्नी यूट्यूब सर्वर में पहुंचने के लिए उसे इंटरनेट से होकर गुजरना पड़ेगा। आगे की वीडियो में हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमने सीरीज 1 एकदम से बंद कर दी और इमीडिएटली हमने सीरीज 2 स्टार्ट कर दी, जबकि हमारा सीरीज 1 में फ्लो सही चल रहा था? एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना, हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप होना, सिस्टम डिटर्मिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होना, दिस इज वन रीजन माइट बी, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एब्स्ट्रैक्शन। आज अगर आपने ध्यान किया होगा तो हमने बहुत डिटेल में सिस्टम ड्राइवर्स, हार्डवेयर लेवल पे क्या हो रहा है, सिग्नल लेवल पे क्या हो रहा है, हमने नहीं डिस्कस किया। एक्चुअल में अगर मैं अपना सारा डिस्कशन, अगर सिस्टम डिज़ाइन का पूरा डिस्कशन फ्रॉम एप्लीकेशन से हार्डवेयर लेवल तक लेके जाऊंगा तो कहीं ना कहीं हम इसमें खो जाएंगे। सिस्टम जब हमने सीरीज 1 की बात करी तो उसमें हम हर एक डीप लेयर तक गए सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अंडर द हुड। हमारा एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया, बट जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इस चैनल में आगे बढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड सिस्टम एज ए होल हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें उन्हें समझनी होगी और जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम छोड़ते चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिस्टम कि हम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है हम अपने सिस्टम में एब्स्ट्रैक्शन ऐड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, सो दैट वी विल फोकस ऑन व्हाट मैटर मोस्ट। अगर आपको लास्ट वीडियो में याद होगा तो हमने कहा था, जब हम बात कर रहे थे सिस्टम डिज़ाइन वीडियो काउंट,
को समझने की, उसमें हमने बोला था कि सिस्टम डिज़ाइन इज नॉट अबाउट गिविंग ए परफेक्ट सॉल्यूशन. सिस्टम डिज़ाइन इज ऑल अबाउट टू मैनेज what matter most. Similarly, हम अपने चैनल में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे that matter most to understand the system. इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अपना ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.